आसिता अपने पति धरेश के पास बिस्तर पर आहिस्ता से बैठ गई। उसका सर तकिए पर था और वो अपने सीने तक चादर ढककर बेसुध लेटा था। उसकी चादर का ऊपर नीचे होना इस बात का सबूत था कि उसकी सांसें चल रही हैं, यानी कि अभी वो जिंदा है। वो शायद गहरी नींद में था या फिर दवाइयों की गफलत में था, जो कि उसे सोने को मजबूर कर रही थी। उसे इस तरह से आराम से देखकर आसिता का अंतर्मन चीत्कार उठा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता धरेश। मुझे बेचैन कर तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते। तुमने मेरा चैन छीना है, मैं भी तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। और ये ख्याल मन में आते ही आसिता ने धरेश को बेदर्दी से झिझोड़ दिया, जिससे वो बौखलाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अभी तक जिस चेहरे पर संतुष्टि और आराम के भाव थे, अब वही चेहरा मातमी हो गया था। धरेश ने जैसे ही आसिता को अपने पास देखा, वो जोर जोर से चीखने लगा, साथ ही साथ अपने बेतरतीब बड़े हुए बालों और दाढ़ी को भी जोर जोर से नोचने लगा। आसिता को उसकी यह हालत देखकर आनंद आ रहा था। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धरेश की यह हालत देखने को उसकी आंखें पता नहीं कब से तरस रही थीं। अचानक से मुस्कुराते हुए चेहरे पर क्रोध के भाव उभरने लगे। उसकी आंखें खून के रंग से भी गहरे रंग की हो गईं और मुंह में ऊपर नीचे के दोनों जबड़े आपस में कसकर भींच गए और दोनों नथुने फूलकर चेहरे पर अलग ही दिखने लगे। अपने गुस्से को काबू में करने के लिए उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। वो गुस्से में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहती थी, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी उससे अपने गुस्से पर काबू नहीं हुआ। तो उसने धरेश को उठाकर एक पटकनी दे ही दी। उसकी इस अप्रत्याशित चोट से वो इतनी जोर से चीखा कि बंगले की दीवारों का मजबूत प्लास्टर भी झड़कर बिखर गया। उसकी इस चीख से आसिता को इतनी ज्यादा खुशी मिली कि उसने भी जोर से हंसकर अपनी खुशी को प्रकट किया। उन दोनों की दुख और खुशी से मिलीजुली आवाजें इतनी तेज और भयंकर थीं, अगर कोई कमजोर दिल का इंसान सुन ले तो वही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। पर वहां उन दोनों की इन आवाजों को सुनने वाला कोई नहीं था। उनका बंगला बिल्कुल सुनसान में था। इतना ज्यादा सुनसान इलाका था कि वहां दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। ये खूबसूरत बंगला धरेश ने अपनी पत्नी यानी कि आसिता के लिए ही तो विशेष रूप से बनवाया था। आसिता इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि धरेश को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई उससे आसिता को छीन ना ले। धरेश को इस हालत में तड़पते देखकर आसिता अपने अतीत के सागर में गोते लगाने लगी। आसिता पहले यही समझती रही कि धरेश उससे बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है, इसलिए हमेशा उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है। पर यह आसिता की सिर्फ एक गलतफहमी थी, क्योंकि यह धरेश का प्यार नहीं बल्कि उसका सनकीपन था, जो कि पागलपन की हद तक था। और पागलपन की हद क्या, वो तो उस हद को भी पार कर ही चुका था। धरेश के साथ रहना आसिता के लिए किसी सजा से कम ना था। उसकी हालत पर काले पानी की सजा काट रहे कैदी के जैसी थी, जिसके पास अपनी परिस्थितियों से समझौता करने के सिवाय कोई चारा ना था। आसिता हर वक्त अपने हालात पर आंसू बहाती रहती थी, परंतु मुंह से कभी कुछ ना कहती, जिसे धरेश और खुन्नस खाता था। धीरे धीरे उसने आसिता पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। जो कहानी एक थप्पड़ से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे लातों घूसों तक पहुंच गई थी। और तो और अब तो वो उसे बेल्ट या डंडा या और भी जो भी कुछ उसके हाथ लगता उससे पीट देता था। आसिता का पूरा शरीर चोटों के निशानों से भर गया था। उसके पूरे शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां धरेश की क्रूरता के निशान न हो। शरीर से ज्यादा तो गहरे घाव उसके मन पर थे, जिसके सामने शरीर पर लगी चोटों का दर्द भी फीका पड़ जाता था। क्या कसूर था उसका, जो कि धरेश उसे जानवरों की तरह पीटता था? सिर्फ इतना कि वो भला की खूबसूरत थी। पहले अपनी इस खूबसूरती पर उसे घमंड था, पर अब तो उसे अपने गोरे शरीर से नफरत हो गई थी। गुस्से में आकर वो खुद को ही नोचने खसोटने लग जाती और कभी तो बाहर गार्डन में जाकर पूरे शरीर पर गीली मिट्टी मल लेती। हर पल भगवान से यही शिकायत करती कि क्यों, आखिर क्यों भगवान ने उसे इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन उस सुनसान बंगले में से तो भगवान तक भी उसकी पुकार नहीं पहुंच पाती थी। आसिता के लिए वो खूबसूरत बंगला किसी सोने के पिंजरे जैसा ही था। ना तो वो वहां से किसी से बात कर सकती थी और ना ही कहीं आ जा सकती थी। बस चुपचाप एक कोने में पड़ी आंसू बहाती रहती और अपने बीते दिनों को याद करती रहती थी। उसे बुरी तरह से मारने पीटने के बाद वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता,
यहाँ तक कि उसके पैर तक पकड़ लेता था। आसिता भावनाओं में बहकर उसे माफ भी कर देती थी और उसके साथ सामान्य होने का प्रयास भी करती। उसके बाद कुछ दिन तक तो सब सही चलता, लेकिन फिर से वही ढाक के तीन पात। दरेस पर जब उसके अंदर का जानवर हावी हो जाता तो वो आसिता के साथ वही बहसियाना व्यवहार करता। आसिता उस समय को याद करती जब वो पहली बार दरेस से मिली थी। तब उसकी आंखों में आने वाले जीवन के सुनहरे सपने थे जिन्हें वो अपने जीवन साथी के साथ जीना चाहती थी। और दरेस उसके जीवन साथी की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा था। फिर ये कहना भी उचित होगा कि उसने खरा उतरने का दिखावा किया था जिससे वो आसिता को आसानी से पा सके। आसिता ने दरेस से कोई प्रेम विवाह नहीं किया था, बल्कि उन दोनों का रिश्ता तो आसिता के पिता और दरेस ने मिलकर स्वयं ही तय किया था। दरेस के घर में तो कोई था ही नहीं, वो स्वयं ही खुद का करता धरता था। उसके माता पिता बहुत पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। उसका भाई बहन कोई नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही दरेस ने अपना बिजनेस संभाल लिया था और अपनी मेहनत से उसे ऊंचाइयों पर भी पहुंचा दिया था। इसमें उसका साथ उसके पापा के दोस्त धर्मेश अंकल ने दिया था। धर्मेश अंकल उसके पापा के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ उनकी कंपनी के एम्प्लॉय भी थे। उनकी मदद से ही आज दरेश सफलता के इस मुकाम पर था। अब दरेश अंकल तो रहे नहीं, तो उनका बेटा सौम्य कंपनी में उनकी जगह काम करता था। सौम्य पर कंपनी की पूरी जिम्मेदारी थी। दरेश तो बस नाम भर का मालिक था। ये सब बातें दरेश ने स्वयं ही आसिता को बताई थीं। जब दरेश सामान्य होता तो आसिता से बहुत प्यार भरी बातें करता। उसकी इन्हीं प्यार भरी बातों पर रीझ कर ही तो आसिता उससे विवाह करने को राजी हो गई थी। दरेश ने जब पहली बार आसिता को देखा था तब से ही उसका दीवाना हो गया था। आसिता थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठे। आसिता दरेश के ऑफिस के बाहर ही अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, जो कि दरेश के ऑफिस में ही काम करती थी। आसिता को पहली नजर में देखते ही दरेश उसे पाने के लिए बेचैन हो गया था। आसिता की सहेली से उसके घर का पता लगाना दरेश के लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम न था। उसके घर का पता लगाकर वो अगले दिन ही उसके घर आ धमका था। वो दिन आसिता के जीवन का सबसे मनहूस दिन था, लेकिन उस दिन आसिता इस बात को समझ नहीं पाई थी। अगर आप आशीर्वाद दे दें तो मैं आपकी बेटी आसिता से विवाह करना चाहता हूँ। दरेश ने जब अपनी बात का एक एक शब्द चाशनी में डुबोकर और करबद्ध होकर आसिता के पापा से कहा तो वो उसकी सादगी के कायल हो गए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारी आपके सामने क्या बिसात है। उसके पापा हैरान थे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन उनके घर चलकर आया है और उनकी बेटी का हाथ उनसे मांग रहा है। ये तो वो जानते थे कि आसिता उनकी तीनों बेटियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और बेटियों में ही क्यों, वो तो वैसे भी सुंदरता की जीती जागती प्रतिमा थी। उसकी किस्मत भी उसके रूप की तरह ही धनवान होगी, ये उन्होंने कभी सपने में ना सोचा था। पापा ने दरेश से सोचने के लिए कुछ समय मांगा तो वो एकदम से बोल उठा, अंकल जी, आप जितना चाहें सोच लीजिए, आपका फैसला ही मेरे लिए सर्वोपरि होगा। पर हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि लेने देने की तरफ से आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, और आसिता से विवाह के बाद वो सब उसका ही तो होगा। लेकिन बेटा, आसिता के पापा ने अपने हाथ जोड़कर अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दरेश उनके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में दबाकर नम्रता से बोला, नहीं अंकल, अब आप कुछ मत कहिए। शादी के बाद मेरे लिए आप ही मेरे बड़े और सब कुछ होंगे। इस तरह से बार बार आपका मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, आसिता के पापा की आवाज उनके गले में ही रुंध कर रह गई और खुशी के कारण निकले अपने आंसुओं को साफ करते हुए वो बोले, हम तो तुम्हारे जैसा दामाद पाकर धन्य हो जाएंगे। हमारी बेटी ने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे जो उसे तुम जैसा जीवन साथी मिल रहा है। पर फिर भी मैं, हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप आसिता से पूछना चाहते हैं तो उससे भी पूछ लीजिए। उसकी रजामंदी के बिना तो ये रिश्ता संभव ही नहीं है। दरेश बोलने से पहले ही उनकी बात समझ गया था। पापा तो एकदम से निहाल ही हो गए। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बेमेल रिश्ता होगा, और फिर उस इंसान के बारे में हम जानते ही कितना है। एक नज़र पड़ते ही जो रिश्ता लेकर घर आ गया उसका व्यवहार पता नहीं कैसा होगा। रिश्ता वैसे भी अपनी बराबरी में करना ही सही रहता है। दहेज के जाते ही आसिता अपने पापा पर फट पड़ी। आसिता की परवरिश साधारण ढंग से जरूर हुई थी,
पर माँ के जाने के बाद पापा ने तीनों बहनों में संस्कार कूट कूट कर भरे थे। आशिता को रुपए पैसे का रत्ती भर भी लालच ना था। वो तो बस अपने लिए एक साधारण परिवार का सीधा साधा जीवन साथी चाहती थी, जो उसे प्यार करे, उसका जीवन खुशियों से भर दे। आपसे ये किसने कह दिया कि पैसे वाले लोग अच्छे जीवन साथी नहीं होते? उनके सीने में भी दिल होता है, जो धड़कता भी है और प्यार भी करता है। धरेश ने अंदर आते हुए कहा, जी आप तो चले गए थे, फिर दोबारा कैसे? धरेश को अपने सामने देखकर आशिता सकपका गई थी। आप सोच रही होंगी कि मैं जाकर एकदम से अचानक वापस कैसे लौट आया। हो सकता है आपको ये भी लग रहा हो कि मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुपकर जानबूझकर आपकी बातें सुन रहा था। अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रही हैं तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। धरेश ने कहा तो आशिता हक्की बक्की सी उसका मुंह देखती रह गई। इससे पहले वो कुछ बोलती या फिर उससे कुछ पूछती, धरेश ने खुद ही अपनी बात पूरी कर दी। जी हाँ, ये सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि मैं तो जाने के लिए वापस गया था, लेकिन गलती से मैं अपनी गाड़ी की चाबी यहीं भूल गया था, जिसे लेने मुझे दोबारा वापस आना पड़ा। वैसे अच्छा ही हुआ जो वापस आ गया, और मुझे आपके विचार भी हाथ के हाथ पता लग गए। अपनी बात कहते कहते उसने मेज पर से गाड़ी की चाबी उठा ली और जाते जाते दरवाजे के पास खड़े होकर वो अचानक से पीछे मुड़कर बोला, वैसे मैडम, आगे से जो भी पर्सनल बात करें तो दरवाजा बंद करने का ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और, आपकी मर्जी के बिना मैं आपसे शादी कदापि नहीं करूँगा। मुझे तो आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। हो सकता है आपको ये मेरा ड्रामा लगे, पर एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचिएगा कि मुझे ये ड्रामा करके क्या मिलेगा। अपनी बात कहकर धरेश तो चला गया, पर आशिता के मन में सवाल छोड़ गया। सही तो कह रहा है, कितना अच्छा लड़का है, इतने पैसे वाला होकर भी रत्ती भर का घमंड नहीं है, और कितना संस्कारी सुशील है, मृदुभाषी भी है। ऐसा लड़का हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। धरेश के जाते ही पापा फिर से उसके गुणगान करने लगे। धरेश के इस व्यवहार से आशिता भी प्रभावित हुए बगैर ना रह सकी। अब तक जिस धरेश से वो खुन्नस खा रही थी, अब वो ही धरेश अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसके मन में जगह बना रहा था, और बची कुची जो कसर बची थी आशिता को रिझाने की, वो धरेश ने अपनी छोटी सी मुलाकात में पूरी कर दी। धरेश ने आशिता के पापा से उससे एक बार मिलने की इजाजत मांगी तो उन्होंने खुशी खुशी दे दी, क्योंकि उनकी आंखों पर तो धरेश की अच्छाई और मीठी बातों का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि वो उसकी असलियत को देख ही नहीं पा रहे थे। आंसू, सॉरी आशिता, वो मेरे ख्यालों और ख्वाबों में तुम मेरे इतने करीब आ चुकी हो कि अब मेरी तरफ से कोई औपचारिकता नहीं रही है, इसलिए एकदम से मेरे मुंह से तुम्हारे लिए आंसू निकल गया। प्लीज बुरा मत मानना और ना ही मुझे गलत समझना। मैंने तो बस तुम्हें यहाँ मिलने इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। पर ये मेरी प्रॉब्लम है, ना कि तुम्हारी। मैं तो बस यूं ही तुम्हारी यादों के साथ अपना पूरा जीवन ऐसे ही गुजार लूंगा, पर तुम किसी के भी दबाव में आकर मुझसे शादी के लिए बिल्कुल भी हाँ मत करना। मुझे तुम्हारे बिना जीना मंजूर है, पर तुम पर मुझे लेकर किसी प्रकार की जबरदस्ती हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है और इस पैसे के बल पर मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, पर आशिता, मैं पैसे से कुछ हासिल नहीं करना चाहता, और खास तौर पर अपने लिए प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बस एक ऐसे साथी की तलाश है जो मेरा पैसा नहीं, मेरा दिल देखे, मुझसे प्यार करे, सच्चा प्यार। तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि मेरी वो तलाश पूरी हो गई है। धरेश धारा प्रवाह अपनी बातों को कहे जा रहा था, और आशिता मंत्रमुग्ध सी होकर उसके चेहरे को निहार रही थी। धरेश के गोरे चिट्टे चेहरे से कूट कूट कर मासूमियत झलक रही थी, और उसकी गहरी काली आंखों में पानी भी भर आया था। आशिता उसकी आंखों में अपना दर्द महसूस कर रही थी। वो भी बचपन से माँ के आंचल से वंचित थी, परंतु फिर भी उसका अपना परिवार था, जिसमें पापा और उसकी दो बहनें थीं। पर धरेश, उसने तो अपने माँ पापा दोनों को ही बहुत पहले खो दिया था। उसके पास तो कोई ऐसा नहीं था जिसे वो दिल से अपना कह सके। धरेश की इसी बात और उसके चेहरे से झलकती मासूमियत से ही आशिता धोखा खा गई, जिंदगी भर का धोखा, जिसमें पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था। धरेश की बात पूरी होते होते आशिता भावुक हो उठी। इससे पहले वो कुछ कह पाती, धरेश फिर से बोल उठा, आशिता, तुम अपना फैसला लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अगर तुम ना नहीं कर पाओगी तो मैं ही कुछ बहाना बनाकर मना कर दूंगा।
पर कोई भी बात तुम पर नहीं आने दूंगा। सच कहूँ तो मैं अपनी जल्दबाजी के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से कुछ कहने से पहले मुझे एक बार तुमसे बात करके तुम्हारी पसंद पूछनी चाहिए थी, पर अपनी जल्दबाजी में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब मैंने गलती करी है तो उसका सुधार भी मैं ही करूँगा। मैं कल घर आकर तुम्हारे पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा और सोच लूँगा कि शायद तुम मेरी किस्मत में ही नहीं थी। अपनी बात पूरी करने के बाद धरेश वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि आशिता के मुंह से अचानक से निकल पड़ा, धरेश रुक जाइए। धरेश को तो मानो इसी पल का इंतजार था। आशिता की हाँ मिलते ही उसने विवाह के बंधन में बंधने में बिल्कुल भी देरी ना करी। दोनों का चट मंगनी पट ब्याह हो गया। आशिता ने धरेश की दुल्हन बनकर उसके बड़े से बंगले में कदम रखा। शादी के शुरू के दिन तो मानो पंख लगाकर उड़ गए। धरेश ने आशिता को बहुत प्यार दिया और उसका खुद से ज्यादा ख्याल रखा। धरेश की पत्नी बनकर आशिता खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझ रही थी, पर उस समय तो नहीं जानती थी कि उसका ये भ्रम जल्दी ही टूटने वाला है। लगभग 6 महीने गुजरते ही धरेश अपने असली रंग दिखाने लगा। वो कहते हैं ना, कोई कितना भी रूप बदल ले या ढोंग रचा ले, लेकिन उसका असली रूप सामने आ ही जाता है। धरेश एक कय्यास किस्म का आदमी था। रोज एक नई लड़की बदलना उसकी फितरत में शामिल था। ये सब अय्यासी उसकी दुनिया से छिपी हुई थी, और साथ ही साथ उसके सनकीपन के बारे में भी कोई नहीं जानता था। जो चीज उसे पसंद आ जाती उसे हासिल करके ही छोड़ता था। आशिता भी उसकी पसंद की उन्हीं चीजों में से एक थी। आशिता को देखते ही उसका दिल उस पर आ गया था, लेकिन उसके बारे में जानने के बाद उसे पता लगा कि आशिता आसानी से उसके झांसे में नहीं फंसने वाली है, तो मजबूरन उसे शादी का सॉन्ग रचाना पड़ा। शुरू शुरू में तो आशिता उसकी अय्यासी को उसके अकेलेपन को बहलाने के साधन समझती रही, और उसे लगता रहा कि अब वो आ गई है तो धरेश जल्दी ही बदल जाएगा, और अगर वो खुद से ना बदला तो वो अपने प्यार से उसे बदल देगी। पर यह सब उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुई थी, क्योंकि धरेश बदलने वाली किस्म का बंदा ही नहीं था। वो खुद तो खूब रंगरलियां मनाता, यहाँ वहाँ क्लबों बारों में फिरता, तो अधिकतर रोज नई लड़की उठाकर घूमता, घर तक ले आता। पर आशिता को तो किसी से भी बात करने तक की इजाजत नहीं थी, और बात करना तो बहुत दूर की बात थी। वो अगर गलती से किसी बाहर वाले के सामने पड़ भी जाती तभी उसकी सामत आ जाती थी। इस तरह का जीवन जीते जीते वो थक चुकी थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी भावात्मक पलों में एक दिन उसके दिल की बात धरेश के सामने जुबान पर आ गई, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धरेश अपना सर उसकी गोद में रखकर किसी मासूम बच्चे की भांति लेटा हुआ उसके दुपट्टे को अपने चेहरे पर डालकर खेल रहा था। वो उसके काले बालों को अपनी उंगलियों के बीच में फंसाकर निकालने में मशगूल था। इस समय धरेश के सनकीपन का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। धरेश का ऐसा भोला भाला रूप देखकर आशिता अब धोखा तो नहीं खाती थी, परंतु पता नहीं कैसे उस दिन वो भावुक होकर अपने मन की बात उससे कह गई। धरेश, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। तुम्हारे जाने के बाद खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। आशिता ने जैसे ही अपने मुंह से निकली हुई बात पूरी करी, धरेश झटके से उठकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। पता नहीं ऐसा क्या था उसकी आंखों में कि आशिता अंदर तक सिहर गई। वो मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुम कुछ गलत मत समझना। आशिता ने हकलाते हुए बात को संभालने का प्रयास तो किया, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। अब तो अपने उस रूप में आने वाला था जिस रूप को दुनिया कभी देख नहीं पाई थी। धरेश का झन्नाटेदार हाथ उसके गाल पर पड़ा और उसके होठों के कोने से खून की लकीर बह उठी। इस अप्रत्याशित बार से वो एकदम से बौखला गई। अभी वो अपना गाल सहला ही रही थी कि धरेश ने किसी खूंखार जानवर की तरह उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। आशिता दर्द से बिलबिला रही थी, परंतु धरेश की आंखों में तो मानो खून उतर रहा था। आशिता के चीखने चिल्लाने का उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। दर्द के कारण रोते रोते आशिता बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो वह अपने बेडरूम में थी। उसने उठने का प्रयास किया पर नाकामयाब रही। उसकी टांगों से खून रिस रहा था। उसने खून को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहे, पर उसके हाथ बेड से कसकर बंधे हुए थे। वो चाह कर भी अपनी दर्द वाली जगह को छू कर नहीं देख पाई और तड़प कर रह गई। उठ गई मेरी जान। आंसू रानी, लो गर्म गर्म हल्दी वाला दूध पियो। धरेश ने बिल्कुल सामान्य रूप से हाथ में ट्रे पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया और बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए
हल्दी वाले गिलास का दूध चम्मच से चलाते हुए उसकी ओर बढ़ाया। आसिता अबाक सी उस जानवर का चेहरा देख रही थी। आसिता को इस स्थिति में पहुंचाने के बाद भी उसके चेहरे पर तनिक भर भी सिका नहीं थी। उसमें सामान्य इंसान जैसा कुछ भी नहीं था। उसके साथ किस तरह का व्यवहार करे, ये आसिता की समझ से बाहर था। दर्द से आसिता लगातार कराह रही थी और वो उससे कह रहा था, आंसू डियर, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मजबूरी में मेरा हाथ तुम पर उठ जाता है। हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसा जीवन दिया है जिसमें तड़प के सिवा कुछ भी नहीं है। आसिता ने मन ही मन भगवान से कहा और लाचारी से अपनी चोट की तड़प को अंदर ही अंदर सहते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कभी कभी इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ये बात आज आसिता की समझ में आई थी। अपनी तड़प को अकेले ही सहना उसकी नियति बन चुका था, क्योंकि एक बार उसने धैर्य से तंग आकर पापा के सामने मुंह खोला था, पर उन्होंने भी बहनों का वास्ता देकर उससे पल्ला झाड़ लिया था। और अब तो पापा की तबीयत भी सही नहीं रहती थी। उनकी बाई पास हो चुकी थी। पता नहीं उन्हें आसिता का दुख था या फिर उम्र का तकाजा था। जो भी हो, पर अब आसिता ने भी अपने पापा के घर जाना आना लगभग बंद ही कर दिया था, क्योंकि धरेश का भी कोई भरोसा नहीं था। अगर उसे जरा सा भी शक हो जाता तो वो उसकी बहनों का जीवन भी बर्बाद कर सकता था। आसिता मजबूर होकर घर में ही नजरबंद होकर रह गई थी। और अभी तो सबसे भयानक कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कल्पना तक ना की थी। धरेश ने एक बहुत ही सुनसान सी जगह पर बंगला लेकर उसे ठीक ठाक कराया और आसिता के साथ वहां शिफ्ट हो गया। उस बंगले के आसपास इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं भटकता था। आसिता ने जो अपने अकेलेपन की शिकायत धरेश से करी थी, ये बंगला उसी का परिणाम था, क्योंकि धरेश नहीं चाहता था कि आसिता किसी बाहर वाले आदमी या औरत से कोई बात भी करे। पता नहीं ये उसका कैसा सनकीपन था। धरेश भी अधिकतर आसिता के साथ ही रहता था। हमेशा इसलिए नहीं रह पाता था क्योंकि कभी कभी उसे ऑफिस भी जाना पड़ता था। वैसे तो ऑफिस का सारा काम धर्मेश अंकल का बेटा सौम्य संभाल लेता था, क्योंकि धरेश उस पर स्वयं से ज्यादा विश्वास करता था। सौम्य ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उस बंगले पर आने की भी इजाजत थी। इसलिए जब भी उसे किसी कागज पर धरेश के सिग्नेचर की जरूरत होती या किसी बात पर डिस्कस की जरूरत होती तो वो वहां आ जाता था। आसिता की कभी उससे कोई बात तो नहीं हुई थी, पर हाँ, एक आध बार यूं ही उस पर नजर पड़ गई थी तो उसे खुद की ओर देखता हुआ ही पाया था। सौम्य के जाने के बाद आसिता दिल से भगवान को धन्यवाद देती कि धरेश ने सौम्य को उसकी ओर देखते हुए नहीं देखा था। अगर देख लेता तो कयामत ही हो जाती। सौम्य की आंखों में उसे एक अपनापन दिखाई देता जिससे उसकी आंखें अनायास ही भर आती थीं, क्योंकि पापा और बहनों से रिश्ता टूटने के बाद तो वो ये भाव भूल ही चुकी थी। धरेश को आज किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए सुबह से ही उसके सारे इंतजाम कर दिए थे। दूध, सब्जी और भी रोजमर्रा का सारा सामान घर में चेक कर लिया था, क्योंकि आसिता के पास फोन भी नहीं था। इसलिए वह धरेश के एक बार घर से जाने के बाद उससे कोई संपर्क भी नहीं कर सकती थी। आंसू मेरी जान, मैंने सब कुछ देख लिया है। मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम आराम से रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। धरेश ने घर से बाहर जाते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहा और फिर गेट का ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में डालकर मुस्कुराते हुए निकल गया। इस आदमी को देखकर कौन कह सकता है कि इतना जल्लाद होगा। धरेश को कार में बैठते हुए देखकर आसिता मन ही मन सोच रही थी, धरेश के जाने या ना जाने का उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। खास क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। धरेश के जाने के बाद उसे अकेलेपन से डर लगता था, परंतु धरेश के घर पर होने पर उसे धरेश से डर लगता था। अकेलापन अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। धरेश के जाने के बाद वो गेट पर लगी लोहे की सलाखों को अपनी मुट्ठी में पकड़े पकड़े यूं ही धीरे धीरे सरक कर जमीन पर बैठ गई। हाथ में कुछ चुभन का एहसास हुआ तो उसने नजरें उठाकर अपने हाथ की ओर देखा। हाथ से खून बह रहा था। पहले तो सब्जी काटते हुए हाथों पर हल्का सा चाकू का कट भी लग जाता था तो आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती थी, पर अब तो आंखों से आंसू भी बहते बहते थक गए थे। अरे ये क्या, आपके हाथ से तो बहुत खून बह रहा है। एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने चौंक कर सर ऊपर उठाया तो गेट के दूसरी ओर सौम्य बैठा था। उसने हाथ में फाइल पकड़ रखी थी और वहीं जमीन पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। आसिता को उसके वहां आने का रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ था। उसके एहसास भी अब उसके अंदर ही दम तोड़ चुके थे। सौम्य ने अपनी उंगली से
उसके घाव वाले हाथ को छूना चाहा तो उसने झटके से अपना हाथ गेट पर से हटा लिया। अनजाने में ही सौम्य की उंगलियां वहीं उसी जगह पर पड़ गईं जहां से आसिता को चोट लगी थी, क्योंकि वहां से थोड़ा सा लोहा उछला हुआ था। सौम्य की उंगली में भी हल्का खून छलक आया था। आह! सौम्य के मुंह से अचानक किसी चोट से हल्की सी कराह निकल गई। अरे संभल कर! आसिता के मुंह से अनायास ये शब्द निकल गए। अरे वाह! आपको बोलना भी आता है। सौम्य ने बच्चों की तरह चहकते हुए कहा तो आसिता ने एक सरसरी सी दृष्टि उस पर डाली। उसका चेहरा भी अपने नाम की तरह ही शांत और निर्मल चेहरा था। आसिता ने जब उसकी ओर देखा तो वो भी उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली तो आसिता ने घबरा कर नजर बचा ली। सौम्य को उसने पहले भी कई बार देखा था, परंतु इतने करीब से आज पहली बार देखा था। पता नहीं उसकी नजरों में कौन सा अनजाना आकर्षण था कि वो वहीं गेट के पास नजरें नीचे किए काफी देर तक यूं ही बैठी रही। आप जरा गेट खोलेंगी? कुछ देर बाद सौम्य ने ही मौन भंग किया। जी गेट, वो तो जैसे गहरी नींद से जागी। गेट तो धरेश बाहर से लॉक करके जाता था। कितनी बेबस थी। इस बंगले में उसकी हालत बिल्कुल सोने के पिंजरे में कैद उस चिड़िया जैसी थी जिसे बहेलिये ने दाना डालकर अपने जाल में फंसा लिया था और पिंजरे में बंद कर लिया था। क्या सोचने लगी आप? सौम्य ने उससे पूछा। वो कुछ नहीं। ओके, अगर आप गेट नहीं खोलना चाहती तो कोई बात नहीं, आप सर को बुला दीजिए। ओह सर, अगर कहीं धरेश ने मुझे बात करते देख लिया तो गजब ही हो जाएगा। मैं धरेश को भूल कैसे गई? सौम्य के सर कहते ही आसिता के मन में धरेश का ख्याल आ जाता है। धरेश का ख्याल मन में आते ही आसिता डर जाती है और अंदर की ओर मुड़कर जाने लगती है। अरे सुनिए तो, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि आप खफा होकर जाने लगी? उसे जाते देख सौम्य चिल्लाकर पूछता है। आसिता को अपनी इस तरह की हरकत स्वयं ही अशोभनीय लगती है, पर वो भी मजबूर थी। अगर धरेश वहां आ जाता तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो उसका क्या हश्र करता। जी, धरेश अभी घर पर नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा, आसिता ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। आसिता को बहुत बेचैनी का अनुभव हो रहा था। आज उसने बहुत दिनों बाद किसी बाहर के इंसान से इतनी देर बात की थी। देखिए, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, सौम्य ने अनुरोध किया तो उसने अपना मुंह उसकी ओर घुमा लिया और चुपचाप खड़ी हो गई। देखिए, आपने अभी बताया था कि सर घर पर नहीं है और आपके हाथ से इतना ज्यादा खून बह रहा है, आपको कुछ एहसास भी नहीं हो रहा है। आप प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए जिससे मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, सौम्य ने कहा तो उसने देखा वास्तव में बहुत खून बह रहा था। सारे फर्श पर भी खून फैल गया था। वो बिना देर किए अपने दुपट्टे का पल्लू उस पर कसकर लपेट लेती है, परंतु खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक से सौम्य भागकर कार की ओर जाता है और कार में बैठकर निकल जाता है। आसिता हक्की बक्की सी खड़ी उसकी हरकत को देखती रह जाती है और फिर मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ चला गया, कहीं अगर धरेश आ जाता तो। आगे की कल्पना से वो अंदर तक कांप जाती है। सौम्य के जाने के बाद वो धीरे से चलकर वहीं पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और आसपास लगे फूलों के पौधों को देखने लगी। अपनी चोट पर लगे हाथ पर से उसने दुपट्टा खोल दिया और गार्डन में पड़ी मिट्टी उठाकर उस पर रगड़ने लगी। कुछ ही देर में खून बंद सा हो गया, पर दर्द का एहसास हो रहा था। तभी उसके कानों में गाड़ी की आवाज पड़ी। गाड़ी सौम्य की थी। वो उसकी गाड़ी दोबारा देखकर हैरान हो गई। आसिता जी, मैं ये पेन किलर और बैंडेड लाया हूँ, आप प्लीज लगा लीजिए, और यहाँ आपको लोहा लगा है तो टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, सौम्य ने गेट के एकदम पास आकर कहा और गेट की सलाखों के बीच में से सामान उसकी ओर बढ़ाया। आसिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। एक तरफ तो धरेश का डर सता रहा था और दूसरी ओर सौम्य की हमदर्दी दिल को छू रही थी। वो तेजी से कुर्सी पर से उठी। उसने गेट के पास जाकर सौम्य के हाथ से सामान ले लिया। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। सौम्य जाने के लिए मुड़ा ही था कि आसिता के मुंह से अचानक निकल गया, थैंक्स जी, कुछ कहा आपने? सौम्य ने पलटकर पूछा तो वो दोबारा किसी तरह से हिम्मत बटोरकर बोली, जी आपका धन्यवाद। जी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आसिता ने जब उसे नजर भरकर देखा और थैंक्स कहा तो उसने भी थोड़ी हिम्मत बटोरकर अपने मन की बात कह डाली। जी कहिए। आसिता ने अपनी नजरें उस पर से हटाकर इधर उधर देखते हुए कहा, आप कुछ डरी डरी सी रहती हैं, मैंने कभी आपको कहीं आते जाते भी नहीं देखा,
कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। सौम्य के इस तरह से साफ शब्दों में पूछने पर आशिता घबरा गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था और ऊपर से धरेश का डर भी सता रहा था। उसे यूं ही चुप खड़ा देखकर उसके हाव भाव से सौम्य शायद बहुत कुछ समझ चुका था, इसलिए वो फिर से बोला, आप परेशान मत होइए, मुझे ये तो समझ आ ही चुका है कि आपके और सर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अगर आपकी किसी भी प्रकार मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। सौम्य के हमदर्दी भरे शब्दों को सुनकर आशिता की रुलाई फूट पड़ी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था सौम्य से कुछ कहे या ना कहे। अपनी बात कहकर सौम्य तो चला गया, परंतु उसके मन में आशा की लौ जल गया। एक दिन फिर से धरेश को अचानक बाहर जाना पड़ा। आशिता वहीं बगीचे में बैठी पौधों को निहार ही रही थी कि उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट सी पड़ी। उसने नजर उठाकर इधर उधर देखा तो सौम्य गेट के दूसरी ओर खड़ा इशारे से उसे बुला रहा था। जी आप, पर धरेश तो घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। सर मीटिंग में हैं और 1 घंटे से पहले फ्री नहीं होंगे। पर आप ऐसे यहाँ कैसे? आशिता ने इस तरह की स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए वो सकपका गई। देखिए, घबराइए मत। अब आप मुझे अपनी परेशानी बेफिक्र होकर बता सकती हैं। अपनी बात कहते कहते सौम्य ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और चाबी निकालकर गेट का ताला खोलकर अंदर आ गया। उसे इस तरह अचानक से अंदर देखकर आशिता चीखने को हुई, परंतु तभी सौम्य ने अपनी मजबूत हथेली उसके मुंह पर रख दी, जिससे उसकी चीख मुंह में ही घुटकर रह गई। क्या कर रही हैं आप? मैं आपके लिए इतना जोखिम उठाकर यहाँ आया हूँ। गेट के ताले की चाबी बनवाई और सर को मीटिंग में उलझाया, और आप यूं चीख कर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हैं? सौम्य ने लगभग उसे डांटते हुए कहा और उसके मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। उसकी हथेली के हटते ही वो अपनी सांसों को काबू में करते हुए बोली, क्या चाहते हैं आप? जी ज्यादा कुछ नहीं, बस अगर आप इजाजत दें तो आपकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ। आपको मेरी परेशानी से क्या मतलब है? और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं परेशान हूँ? आशिता ने उससे नजरें चुराते हुए कहा। आशिता जी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैंने कई बार देखा है कि आप हमेशा घबराई हुई रहती हैं, और अब आप ही बताइए, इस वीराने में अपनी मर्जी से कौन रहना चाहेगा? कोई ना कोई बात तो है जो आप सबसे छुपा रही हैं। अपने प्रति सौम्य का लगाव और परवाह देखकर आशिता के सब्र का बांध टूट गया। जो लाबा उसने अभी तक अपने भीतर दबा रखा था, वो आंसुओं के रास्ते निकल पड़ा। न जाने कितनी ही देर तक वो सुबक सुबक कर रोती रही। सौम्य ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज उसे रोकने की कोशिश करी तो उसके अंदर की आग कभी भी बुझ ना पाएगी और वो उसे अंदर ही अंदर जलाती रहेगी। अपने दर्द को थोड़ा बहुत आंसुओं के साथ बहाकर उसे कुछ राहत मिली, और फिर अपने बचे कुचे दर्द को भी उसने सौम्य के आगे बयां कर ही दिया। उसकी कहानी सुनकर सौम्य तो मानो जड़वत ही हो गया। उसकी स्थिति सिर्फ सुनकर सौम्य का ये हाल था, और वो तो उस स्थिति को झेल रही थी। उसकी हालत की तो कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। सौम्य भी आज धरेश के एक नए रूप से परिचित हुआ था। कुछ न कुछ गड़बड़ का तो शक उसे पहले से ही था, पर बात इतनी ज्यादा गंभीर थी, उसे अपने कानों से सुनकर भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। अब सौम्य कभी कभार आशिता से मिलने आ जाता था। धरेश को काम में उलझाना मुश्किल जरूर था, पर सौम्य के लिए नामुमकिन नहीं था। धरेश को काम में उलझाकर ऑफिस भेजने में सौम्य इस बात का विशेष ख्याल रखता था कि उस समय धरेश की नज़र में वो शहर से बाहर होता था, तभी तो वो आसानी से आशिता से मिलने जा पाता था। सौम्य, अगर तुम होते तो शायद मैं अभी तक जिंदा ही ना होती। आशिता ने सौम्य के कंधे पर अपना सर टिकाते हुए कहा। उसके और आशिता के बीच की नजदीकियां अब काफी बढ़ चुकी थीं, लेकिन दोस्ती की हद तक ही सीमित थीं। उनका रिश्ता किसी भी बंधन और स्वार्थ से परे था। सौम्य ने कई बार आशिता से वहां से निकलकर चलने को कहा, परंतु आशिता ना तो वहां से जाना चाहती थी और न ही धरेश के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पहुंच ऊपर तक है और उसका धरेश के खिलाफ उठाया गया कदम उसके पापा और बहनों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। आशिता, तुम कब तक यूं ही घुटती रहोगी? यहाँ से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सौम्य ने कहा। तो आशिता मायूस होकर बोली, सौम्य, मेरा तो यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है, और अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम भी यहाँ मत आया करो। धरेश को पता लग गया तो वो मेरे साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। आशिता के ऐसा कहने से सौम्य भावुकता में भरकर उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, आशिता, मैं मानता हूँ कि हम दोनों नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो कभी नहीं मिल सकते,
पर मैं कम से कम तुम्हारा दुख तो बांट ही सकता हूँ। आसिता भी खुद को रोक ना सकी और उससे लिपट गई। न जाने कितनी ही देर तक दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमटे रहे। वही पल दो पल के सुकून उनके जीवन की बर्बादी की वजह बन गया। सौम्य चला तो गया, पर उसके बाद वो कभी भी आसिता से मिल नहीं पाया। उसने कई बार धरेश को काम में उलझाने की कोशिश करी, पर कामयाबी नहीं हो पाया। धरेश ने काम के लिए उसे बंगले पर बुलाना लगभग बंद सा ही कर दिया था। अब वो अधिकतर सारे काम फोन पर ही करने लगा था। कई बार ऑफिस आना भी था तो अचानक से चला जाता। सौम्य को पहले से कोई भी जानकारी नहीं होती थी। धरेश कभी कभार सौम्य को बंगले पर बुलाता भी था तो पता नहीं आसिता को कहाँ छुपा देता था कि उसका सामना ही नहीं होता था। कभी कभी सौम्य को लगता कि शायद धरेश को उसके और आसिता के मिलने के बारे में पता लग गया है, परंतु धरेश के सामान्य व्यवहार को देखकर उसे अपनी सोच गलत लगती। काफी उधेड़ बुन के बावजूद भी सौम्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था और धरेश के सामान्य व्यवहार से कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। धरेश सब अपना सारा का सारा समय बंगले पर ही गुजारता था, यहाँ तक कि अब काफी मीटिंग्स और बिजनेस के महत्वपूर्ण निर्णय भी सौम्य को स्वयं ही लेने पड़ते थे। सौम्य यदा कदा धरेश से मिलने उसके घर पर जाता तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता था। धरेश अजीब गरीब हरकतें करता। एक दिन हिम्मत करके सौम्य ने आसिता के बारे में धरेश से पूछ ही लिया। सर, काफी समय हो गया, मैम दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं गई हैं क्या? चली गई, वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। धरेश ने इस तरह से बहका हुआ जवाब सुनकर सौम्य को यकीन हो गया कि आसिता धरेश से परेशान होकर किसी सुरक्षित जगह चली गई है। आसिता के वियोग में ही धरेश की ये हालत हुई है, क्योंकि आसिता ने उसे बताया ही था कि धरेश उसे सनकीपन की हद तक चाहता है और सबसे छुपा कर रखना चाहता है, तभी तो उसके साथ इस वीराने में रह रहा था। एक तरफ तो सौम्य को ये सुनकर प्रसन्नता हुई और दूसरी ओर धरेश के मुंह से ये सब सुनकर सौम्य को धक्का भी लगा कि आसिता ने उसे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। दूसरे ही पल उसने ये सोचा कि हो सकता है परिस्थितियां ऐसी हों कि वो उससे संपर्क ही ना कर पाई हो। वो तो स्वयं ही यही चाहता था कि आसिता इस नर्क से निकलकर कहीं दूर चली जाए और अपना नया जीवन शुरू करे। धरेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। सौम्य जब भी उससे मिलने जाता तो अपने होश में ही ना होता, हरदम बहकी बहकी बातें करता रहता। सौम्य ने एक दिन उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मना ही लिया। उसकी बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी, इसी कारण उसका बीपी वगैरह कुछ भी नॉर्मल नहीं थे। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाने की सलाह दी। धरेश सब अपने आपे में नहीं रहता था। बेवजह चीखना चिल्लाना, अपने बाल नोचना उसकी फितरत बन चुके थे। सौम्य कब आता और कब चला जाता था, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी इस हालत को देखकर एक बुजुर्ग की सलाह से सौम्य ने एक फैसला लिया। वर्तमान में आसिता अभी सौम्य के पास बिस्तर पर बैठी ही थी कि बंगले के गेट खुलने की आवाज आई। आहट से वो समझ गई कि सौम्य ही आया है, पर ये तो सौम्य के साथ कोई और भी है। उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। वो भागकर खिड़की पर गई। उसका अंदाजा सही था, सौम्य के साथ कोई और भी था। उसे देखकर आसिता की सांस गले में ही अटक गई और उसे बेचैनी होने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सौम्य जो उसकी रक्षा करना चाहता था, आज वो अनजाने में ही सही पर उसकी परेशानी की वजह बन गया था। आसिता ने दोबारा बाहर देखा। सौम्य और वो दूसरा व्यक्ति कुछ बात करते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे थे। वो दूसरा व्यक्ति बंगले में इधर उधर नजरें घुमा रहा था और सौम्य से लगातार कुछ कह रहा था। उस व्यक्ति की नजर कहीं उस पर ना पड़ जाए, इस डर से आसिता पर्दे की ओट में हो गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और धरेश आराम से सोया पड़ा था। ये बात आसिता की बर्दाश्त से बाहर थी। वो गुस्से में धरेश के पास गई और उसका हाथ मरोड़ दिया। धरेश दर्द से बिलबिला गया। उसकी चीख सुनकर सौम्य तेजी से उसके कमरे की ओर दौड़ा। वो कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसके साथ चल रहे व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बाहर ही रोक लिया। आसिता अंदर सब कुछ अनुभव कर रही थी और यही सोच रही थी कि अब उसे क्या करना है। ये तो वो पहले से ही जानती थी कि एक दिन उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। तभी अचानक कमरे में एक अजीब प्रकार की गंध आने लगी और इस गंध से आसिता के दम घुटने लगा। वो अपना गला सहलाते हुए कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। धरेश वहीं बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठा था। अचानक ना जाने क्या सूझा, उसने धरेश की गर्दन अपने दोनों हाथों से कसकर जकड़ ली।
उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि धरेश काफी कोशिश के बाद भी उसका हाथ अपनी गर्दन पर से हटा नहीं पा रहा था। धरेश की आंखों के गोले बाहर आने को तैयार थे और उसकी जबान बेजान होकर मुंह के बाहर लटक रही थी। उसकी इतनी दुर्दशा करने के बाद भी आसिता के चेहरे पर बिल्कुल भी दर्द के भाव नहीं थे, बल्कि उसके हाव भाव देखकर तो ऐसा लग रहा था कि धरेश को इस हालत में पहुंचाकर उसे मजा आ रहा है। आसिता ने धरेश को गर्दन से पकड़े हुए कमरे की छत तक ऊपर उठा लिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। सौम्य और उस दूसरे व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। धरेश हवा में ऊपर छत पर लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ अपनी गर्दन पर थे। देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ रखी हो और वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी जुबान मुंह के बाहर बेजान होकर झूल रही थी और मुंह से बस गै गै की आवाज निकल रही थी। बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है? सौम्य ने अपने साथ आए व्यक्ति से आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि धरेश की ये हालत वो पहली बार देख रहा था। उसके साथ खड़े व्यक्ति, जिन्होंने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, उनकी सफेद चांदी जैसी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल थे। उनके सीधे हाथ में एक माला थी, जिसके मन के घुमा घुमा कर वो कुछ मंत्र जाप कर रहे थे और साथ ही अपने बाएं हाथ से कुछ भभूत अपने कंधे पर टांगे हुए गेरुए रंग के झोले से निकालकर चारों ओर उड़ाते जा रहे थे। वो गंध जिससे आसिता का दम घुट रहा था, वो उसी भभूति में से आ रही थी। आसिता ने घूमकर गुस्से से उन दोनों को देखा तो उसके हाथों से धरेश की गर्दन छूट गई, जिससे धरेश ऊपर से सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरा। सर सर सौम्य उसकी ओर दौड़ा तो आसिता ने उसे दोबारा ऊपर उठा लिया। धरेश फिर से हवा में झूलने लगा। कौन है तू? सौम्य के साथ आए बाबा ने इधर उधर नजरें घुमाई और जोर से चीखकर पूछा। यकीनन ये सवाल आसिता के लिए था। आसिता कोई जीती जागती इंसान नहीं थी, वो एक प्रेतात्मा थी। अभी तक बाबा और सौम्य उसे देख नहीं पा रहे थे। गुस्से में भरकर आसिता ने नथुनों से ऐसी फुंकार मारी कि उसके बेग से वो दोनों दूर जाकर गिरे। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? सौम्य अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। बेटा, ये कोई ऊपरी शक्ति है जो ये सब कर रही है। तेरे सर भी इसी के चपेट में हैं, बाबा ने खुलासा किया। सौम्य एक बुजुर्ग की बात मानकर बाबा को ले तो आया था, परंतु ये सच होगा इस बात का अंदाजा उसे कतई भी ना था। बाबा, ये कौन है कि आपको वो दिखाई दे रही है? नहीं बेटा, अभी तो मैं उसे नहीं देख सकता, पर हाँ, अभी हमें यहाँ एक पूजा करनी होगी, जिससे हम दोनों उसे देख भी पाएंगे और बात भी कर पाएंगे। बाबा और सौम्य ने वहाँ पूजा की तैयारी आरंभ कर दी। आसिता ये सब देखकर बहुत बेचैन हो रही थी। उसे पसीने आ रहे थे। उसके खुले हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और वह स्वयं भी हवा में तैर रही थी। उसके साथ साथ परेश भी हवा की सैर कर रहा था, क्योंकि उसने अभी तक उसकी गर्दन नहीं छोड़ी थी। उसके गुस्से के चलते कभी वो कमरे की दीवार से टकरा जाता और कभी उसका सर छत पर लग जाता। चारों ओर उसका खून बिखरा पड़ा था। रोते रोते वो भी अब बेदम हो चुका था। तभी आसिता की नजर फर्श पर रखी सामग्री पर पड़ी। वहां उसे हानि पहुंचाने का सारा सामान मौजूद था। सौम्य को वो कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकती थी और बाबा की शक्तियों के आगे उसका बस नहीं चल रहा था। उसका सारा गुस्सा धरेश पर ही उतर रहा था। उसने हवा में घुमाकर ऊपर से ही धरेश को छोड़ दिया। वो सीधे जाकर पूजा के सामान के ऊपर गिरा। सारा सामान हवा में छिटक कर पूरे कमरे में फैल गया और धरेश के शरीर की बची कुची हड्डियां भी चरमरा कर टूट गईं। सामने आ, कौन है तू? बाबा ने हवा में एक बड़े चम्मच से घुमाकर कई बार जल डाला। उस जल की कुछ बूंदें आसिता पर भी पड़ी। आसिता दर्द से तड़प गई, क्योंकि उस जल से उसके ऊपर फपोले पड़ गए थे। जीते जी ये जालिम मुझे तड़पाता रहा और अभी ये बाबा आ गया। मेरी किस्मत में तड़प के सिवा कुछ नहीं है क्या? ऐसा विचार मन में आते ही आसिता का गुस्सा कई गुना बढ़ गया, जिससे उसमें इतनी ज्यादा शक्ति आ गई। उसने पूरी ताकत से बाबा को उठाकर पटक दिया। बाबा को गिरता हुआ देखकर सौम्य चिल्लाया। सौम्य को देखकर आसिता नरम पड़ गई। एक सौम्य ही तो था जिसने उसके नरक जैसे जीवन को जीने के लिए एक नई दिशा दी थी। बाबा बाबा, सौम्य को सामने देख वो उससे अपना दर्द बांटने को तड़प उठी, परंतु अफसोस
सौम्य तो ना उसे देख पा रहा था और ना ही उसकी आवाज सुन पा रहा था। इतनी ही देर में बाबा उठकर फिर से मोर्चा संभाल चुके थे। बाबा ने बिजली की फुर्ती से अपने आप को और सौम्य को एक सुरक्षा घेरे में कैद कर लिया था। बाबा ने फिर से जल को इधर उधर छिड़कना शुरू कर दिया। आसिता ने बाबा को रोकने के प्रयास किए, पर सुरक्षा घेरे के अंदर उसके सब प्रयास बेअसर थे। बाबा को रोकने के आसिता के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने गुस्से में आकर धरेश को बाल पकड़कर हवा में लटकाकर घुमा दिया। उसके बहुत से बाल खोपड़ी से उखड़कर आसिता के हाथ में भी आ गए। धरेश का शरीर अब बेजान सा होकर कमरे के फर्श पर गिर पड़ा था। सौम्य ने धरेश के पास जाने की कोशिश करी, परंतु बाबा ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। बाबा, ये सब कुछ कौन कर रहा है? सौम्य ने बाबा से पूछा तो बाबा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अपने मंत्रों के उच्चारण यथावत जारी रखा। सौम्य भौचक्का सा सब कुछ चुपचाप देखने लगा। वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि उसे अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। बाबा की पूजा की प्रक्रिया संपन्न होने को थी कि अचानक से कमरे में कुछ भारी भारी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है तू और क्या चाहती है? मेरे हाथ से तेरा बचना नामुमकिन है, तुझे सामने आना ही पड़ेगा, बाबा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। कुछ ही देर में सौम्य के सामने वो दृश्य उपस्थित था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। आसिता बाल खोले हुए सामने खड़ी थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थीं और नथुने फड़फड़ा रहे थे। आसिता, तुम ये क्या हाल बना रखा है? उसे देखते ही सौम्य भावुक होकर उसकी ओर दौड़ा। रुक जाओ बेटा, इस सुरक्षा घेरे से बाहर मत जाना, बाबा ने कहा। पर बाबा, ये आसिता है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये आसिता नहीं, उसकी आत्मा है और प्रेत आत्मा किसी की सगी नहीं होती। और इसे देखकर तो लगता है कि ये बहुत बेचैन है। इसके पास जाना ठीक नहीं है क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। बाबा ने सौम्य को सुरक्षा घेरे से बाहर जाने से रोक लिया। जवाब दे, कौन है तू? क्या चाहती है? बाबा ने अपने थैले से कुछ भभूति निकालकर उस पर डालते हुए पूछा। भभूति पड़ते ही आसिता तड़पने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को काबू करके बाबा पर पलटवार किया। उसके इस बार से बाबा झटके से गिरकर सुरक्षा घेरे के बाहर आ गए। आसिता अभी उसे दबोचने वाली ही थी कि सौम्य बीच में आ गया और बोला, आसिता, ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? सौम्य को देखते ही आसिता भावुक हो गई और रो पड़ी। सौम्य से भी उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने उसे दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, तो वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसका हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया। इतनी देर में बाबा ने उठकर आसिता पर भभूति डालनी चाहिए तो सौम्य ने उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया। बेटा, छोड़ दे मेरा हाथ, इस दुष्ट आत्मा को काबू करना बहुत जरूरी है। बाबा, ये दुष्ट आत्मा नहीं है, सौम्य गुस्से में भरकर बोला। तू इन आत्माओं को नहीं जानता, ये तुझे भी नहीं छोड़ेगी, बाबा ने कहा। तो आसिता ने गुस्से से उसे देखा और अपना हाथ दिखाकर वहीं जड़वत कर दिया। आसिता, तुम तो कहीं चली गई थीं, पर तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? सौम्य ने पूछा तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। सौम्य, मैं कहीं भी तो नहीं गई थी, हमेशा से यहीं थी। हाँ, पूछो इस जानवर से, इसने मेरा ये हाल किया है। क्या? धरेश सर ने? पर कैसे? सौम्य के इतना पूछते ही आसिता फिर सकते में आ गई और उसकी आंखों से गुस्से की ज्वाला निकलने लगी। उसने धरेश को बालों से पकड़कर फिर से उठा लिया और वो उसे पटकनी देने ही वाली थी कि सौम्य चिल्लाया, आसिता प्लीज, कुछ ऐसा वैसा करने से पहले मुझे बताओ तो कि आखिर बात क्या है। सौम्य के शब्दों का आसिता पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वो वहीं बेहोश धरेश के पास जमीन पर सर पकड़कर बैठ गई। सौम्य, तुम्हें वो दिन याद है जब मैं और तुम आखिरी बार मिले थे? थोड़ी देर शांत रहने के बाद आसिता ने बोलना शुरू किया। हम अच्छी तरह से याद है। उस दिन इस दुष्ट ने हमें देख लिया था और इस सातिर ने ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने दी, यहाँ तक कि तुम पर भी नहीं। तुम्हारे साथ भी ये पहले जैसा ही सामान्य व्यवहार करता रहा, जिससे तुम्हें इसकी करतूत के बारे में पता न लगे। सौम्य ये सुनकर भौचक्का रह गया। आसिता ने आगे बोलना शुरू किया। इसने हमारे साफ सुथरे रिश्ते को अपने गंदे दिमाग से कलंकित कर दिया। मुझ पर तुम्हें लेकर गंदे गंदे इल्जाम लगाए। उस दिन इसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मेरे प्राण ही निकल गए। ये अच्छी तरह से इस बात को जानता था
कि मुझे पूछने वाला तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इसने तुमसे कह दिया कि मैं कहीं चली गई हूँ। हाँ, और मैंने भी इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि मैं तुमसे यहाँ से निकलने के लिए कह रहा था। सौम्य, मैं इसके साथ एक जिंदा लाश की तरह जीवन यापन कर रही थी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने मेरे बेजान शरीर में प्राण फूंक दिए थे, मुझे जीने की नई दिशा दी। परंतु इसने मेरा जीवन मुझसे छीन लिया। इसने अपने सनकीपन की मुझे बहुत बड़ी सजा दी। सौम्य, इसने मुझे जीवन और मृत्यु के बीच के भंवर में फंसा दिया। मेरी आत्मा तड़प रही है, पर मुझे इस बात का सुकून है कि अब ये भी मेरे साथ तड़प रहा है। ये मुझे दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था। मुझे किसी से बात करते देख इसे जलन होती थी। अब तो मैं बस इसके ही साथ रहती हूँ, इसके सिवा किसी से बात भी नहीं करती। यहाँ तक कि इसके सिवा मुझे कोई देख भी नहीं पाता है। तो अब तो इसे खुश होना चाहिए। बताओ सौम्य, इसमें मेरी क्या गलती है? आसिता, उसका दुख सुनकर सौम्य तड़प उठा। उसका दिल चाह रहा था कि काश उसके हाथ कोई जादू की छड़ी लग जाए, जिससे वो बीता समय वापस लाकर आसिता का जीवन लौटा दूं और दुखों को उसके जीवन से निकाल कर फेंक दे। अब बीता समय वापस लौटकर कभी नहीं आ सकता। अब तो बस आसिता को मुक्ति दिलाई जा सकती थी। आसिता, अब जो हो गया उसे बदलना हमारे बस की बात नहीं है। इस समय तुम्हारी मुक्ति ज्यादा जरूरी है, सौम्य ने कहा। तो आसिता इतनी जोर से दहाड़ी कि जमीन आसमान दोनों कांप उठे। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, अब मैं इसके साथ ही रहूंगी और इसे सजा दूंगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। आसिता, ये कैसी बातें कर रही हो? इसे कानून सजा देगा, तुम ऐसे कब तक भटकती रहोगी? सौम्य के कहने पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। आसिता और सौम्य की बातचीत सुनकर बाबा काफी हद तक बात को समझ चुके थे और बाकी बची हुई बातें सौम्य ने बता दी। बाबा समझ चुके थे कि आसिता एक तड़पती हुई आत्मा है, जिसे जीते जी कोई सुख नहीं मिला, और अब वो मरने के बाद भी इसलिए बेचैन है क्योंकि उसके शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ है। बेटा, हमें इसके शरीर का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करना होगा, तभी इसे आत्मा की योनि से मुक्ति मिलेगी, बाबा ने सौम्य से कहा। तो आसिता गुस्से से कहने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। विधि से अंतिम संस्कार करने के लिए आसिता की लाश की जरूरत थी, और आसिता के तेवर देखकर साफ पता लग रहा था कि वो कभी भी अपनी लाश का पता नहीं बताएगी। उसके शरीर को पता आसिता के सिवा सिर्फ धरेश ही जानता था। बाबा ने धरेश के बेजान शरीर को घसीटकर सुरक्षा घेरे में सुरक्षित करा और फिर उसके चेहरे पर पवित्र जल के छींटे मारे, जिससे उसे कुछ होश आ गया। धरेश, इस मृतात्मा का शरीर का पता बताओ जल्दी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बाबा ने एक पल भी गवाए बिना पूछा। धरेश बहुत कोशिश करने पर भी बोल नहीं पाया, तो उसने बाहर गार्डन की ओर उंगली उठाकर इशारा कर दिया। इशारा करने के बाद वो फिर से बेहोश हो गया। बाबा गार्डन की ओर भागा तो आसिता की नजर उस पर पड़ गई। उसे रोकने के लिए आसिता ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु बाबा पर कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि बाबा ने खुद को चारों ओर से सुरक्षा कवच बना लिया था। गार्डन में आसिता की दबी हुई लाश आसानी से मिल गई। बाबा ने लाश की अंतिम क्रिया शुरू कर दी। आसिता की तड़प बढ़ती जा रही थी। सौम्य को भी उसकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हो रहा था, परंतु उसकी आत्मा की शांति के लिए ये सब बहुत जरूरी था। बाबा की क्रिया अंतिम चरण में थी। सौम्य आसिता के शरीर को अग्नि देने ही वाला था कि आसिता तड़पते हुए बोली, सौम्य, बस मेरी एक बात सुन लो। सौम्य के हाथ वहीं रुक गए। आसिता ने आगे कहा, मैं चली जाऊंगी, पर इस जालिम को अपने हाथ से सजा देकर जाऊंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतनी तड़प सहने के बाद आसिता का इतना अधिकार तो बनता ही था, इसलिए नियमों के विरुद्ध होने के बावजूद भी बाबा और सौम्य ने उसे अपनी मौन स्वीकृति दे दी। सौम्य के अग्नि देते ही आसिता का शरीर धुंधु कर जल उठा और आसिता एक शांति की मुस्कान लिए इस जहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सौम्य को उससे बिछड़ने का बहुत दुख था और अफसोस भी था कि वो उसके लिए जीते जी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि वो धरेश को अपने हाथों से सजा देकर अपनी तड़प से मुक्त हो गई थी। धरेश अब बेजान लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसके हाथ पैर और बोलने की शक्ति सब जवाब दे चुके थे। अगर कुछ सही था तो वो उसका दिमाग था, जिसके कारण वो अपने जिंदा लाश जैसे शरीर पर आंसू बहाता रहता था। आसिता ने अपनी तड़प के बदले उसे सजा में ये तड़प दी थी।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।